खैर अब क्या करें। तो भाई क्लास ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई एरो फंक्शन आपको भाई सबसे पहला फ़र्क क्या देता है सिंटेक्स का, कि भाई पहला फ़र्क सिंटेक्स के अंदर भी मल्टीपल फ़र्क है आपके पास, मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास। पहली चीज़ क्या है भाई कि आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता। सेकंड चीज़ क्या आपके पास कि अगर आपके पास सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है और आप उसको रिटर्न करवाना चाहते हो तो आप ना रिटर्न का कीवर्ड लगाओ और ना आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाओ। हाँ, अगर मल्टीपल लाइनें हैं तो फिर आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा और रिटर्न का कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा। सही है क्लास? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मिसाल के तौर पर भाई आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है क्लास, आपके पास एक और कोई ऐसा फंक्शन है एरो फंक्शन ही, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहा है या एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है। जैसे कि भाई मुझे यहाँ क्या रिसीव हो रहा है क्लास, नेम। तो आप यहाँ पैरेंथेसिस भी ना लगाओ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये जब भी काम कर जाएगा। देखो भाई नेम और नेम, मैंने फंक्शन कॉल करा और मैंने लिख दिया भाई जाफर, आ गया भाई जाफर। तो भाई एरो फंक्शन आपको ये भी कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो आप ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई टेंशन, अगर सर पैरामीटर ही नहीं है फिर तो भाई आप एक काम करो, आप क्या यूज़ कर लो, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर लो? अंडरस्कोर यूज़ कर लो, आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। सही है क्लास? तो हम लोग भाई इस तरह भी फंक्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन फॉर्मेटर लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं फॉर्मेट करूँगा ब्रैकेट क्या होगा भाई, हमें खुद ब खुद ही लग जाएंगे। लेकिन मैंने भाई पर्सनली ओपन सोर्स ऐसा कोड भी देखा है जिसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए होते भाई, कुछ वो एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। कोई फ़र्क नहीं है भाई, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आप ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ बात क्या है, एक ही है। मतलब आप क्लास में आओ ना आओ बात एक ही है। सही है क्लास? हाँ, मतलब आपको रिकॉर्डिंग दी जाए ना दी जाए फिर भी बात क्या है, एक ही है। क्लास इसे समझ में आई या नहीं आई? तो भाई नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में पहला फ़र्क क्या है, सिंटेक्स का फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है सिंटेक्स में? फंक्शन कीवर्ड नहीं लगता, अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा, कोई पैरामीटर नहीं आ रहा तो आप अंडरस्कोर दे दो, पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही पैरेंथेसिस आपके पास, सॉरी एक ही पैरामीटर आपके पास, तो पैरेंथेसिस लगाओ, सिर्फ उस पैरामीटर का नाम लिख दो। अगर आपके पास एक ही सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है और रिटर्न करवाना चाहते हो तो ना रिटर्न का कीवर्ड लगाओ और ना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाओ। क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो भाई ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एरो फंक्शंस होते हैं। तो बताएं भाई क्लास कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? कोई सवाल यहाँ तक किसी का? कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? फिर मैं आगे बढ़ूँ भाई। अब एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के अंदर दूसरा और मेजर फ़र्क जिसका नाम होता है हमारे पास दिस। क्या होता है भाई? मैंने आपको दिस पहले पढ़ा है क्लास, क्या होता है दिस? नहीं, करंट एलिमेंट के अलावा, वो तो इवेंट वाला दिस होता है ना, उसके अलावा दिस पढ़ा है मैंने आपको कभी? वो भी अलग चीज़ है। अब देखो भाई ज़रा, console.log, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हम लोग अक्सर समझते हैं कि भाई दिस का कीवर्ड जो है ना बेसिकली एलिमेंट को गेट करने के लिए यूज़ होता है। नहीं भाई, दिस जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉपर पूरा टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कंसोल करवाया क्लास? दिस का देखो मतलब क्या है। विंडो नहीं होता इसको, विंडो नहीं कहते भाई, विंडो का ऑब्जेक्ट। दिस लिखा आपने, क्या मिला आपको? विंडो का ऑब्जेक्ट। विंडो क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? मैंने पढ़ाया था आपको विंडो के बारे में भाई, मैंने href के अंदर आपको पढ़ाया था भाई। विंडो जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, पता ही है, बताया था नहीं बताया था मैंने? विंडो क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हर एक चीज़ जावास्क्रिप्ट किसके अंदर होती है? विंडो के अंदर होती है। आप अलर्ट यूज़ करते हो, अब याद आ गया होगा आपको, दिमाग की बत्ती जली। अलर्ट, प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ किसके मेथड है हमारे पास? विंडो के मेथड है। विंडो हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हमें विंडो हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज़ किस में होती है? विंडो में होती है।
लिख दोगे तो गुना नहीं मिलेगा, नहीं लिखोगे तो भी गुना नहीं मिलेगा। क्लास क्लियर है? तो भाई ये दिस का कीवर्ड होता है ना क्लास, बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास, हमारे विंडो ऑब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है। अब क्या है भाई छोटा सा, अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली ग्लोबली मतलब कहीं पर भी किसी फंक्शन के बाहर क्या लिखोगे, दिस लिखोगे, तो ये हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, विंडो के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सही है भाई? फंक्शन में आके ना क्लास, फंक्शन में आकर इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई दिस का कीवर्ड क्या है, तो दिस का कीवर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जावास्क्रिप्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट भाई विंडो को। भाई बात समझ में आ रही है? तो हाँ ना का जवाब तो दो कम से कम, खुदा के बंदो। दिस का कीवर्ड क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का मतलब विंडो। सही है भाई, ये डेफिनेशन है। इंटरव्यूज के अंदर कोई पूछ लेना दिस का कीवर्ड क्या करता है, तो क्या बोलोगे? विंडो नहीं बोलोगे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, विंडो को रिप्रेजेंट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही भाई? लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है ना भाई, फंक्शन में आके थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है। अब नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस के कीवर्ड का बिहेवियर अलग है, और एरो फंक्शन के दिस के कीवर्ड का बिहेवियर क्या है, अलग है। ये है सबसे मेजर फर्क नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में। जब इंटरव्यूअर भाई आपसे सवाल ये करता है ना कि भाई क्या फर्क है नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में, वो आपसे ये नहीं सुनना चाहता कि भाई सिंटेक्स का फर्क है, वो तो उसे भी पता है। वो क्या सुनना चाहता है? ये दिस के कीवर्ड वाली कहानी सुनना चाहता है आप लोगों से। सही ना क्लास? और 100 में से भाई 99% इंटरव्यूज के अंदर ये सवाल होता ही होता है। सही है ना क्लास? आ जाओ भाई, हमने दिस का कीवर्ड लिखा, हमें यहाँ पे भाई दिस के कीवर्ड में क्लास क्या मिला, विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिला। अब इस दिस के कीवर्ड को समझने के लिए भाई हम लोग क्लास बनाएंगे मेथड्स। क्या बनाएंगे भाई? मेथड्स, क्योंकि हमें मेथड्स के अंदर इसकी सही एग्जांपल मिलेगी, इसका मतलब यूज केस मिलेगा। मेथड्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनते हैं वो भी दो तरीके से बन सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन से बन सकते हैं और एरो फंक्शन से बन सकते हैं। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट किसका? स्टूडेंट का। फर्स्ट नेम जाफर, लास्ट नेम अमान, गेट फुल नेम। क्या होगा भाई इसके अंदर? मेथड होगा या नहीं होगा? मेथड होगा ना भाई, नाम से तो चल रहा है गेट फुल नेम, मतलब एक मेथड क्रिएट करेंगे जो रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपस में कॉन्केट करके। पहले नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। नॉर्मल फंक्शन बनाया मैंने। इस नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम क्या यूज करते हैं क्लास? दिस यूज करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना दिस यूज। अब देखो फर्क क्या आएगा, ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा या विंडो को लेकर आएगा? ये std डॉट गेट फुल नेम। सही है भाई? क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? ऑब्जेक्ट मिला। और कौन सा ऑब्जेक्ट मिला आपको? जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दिस का कीवर्ड है। मतलब ये दिस का कीवर्ड किसको लेकर आ रहा है? अपने पेरेंट को लेकर आ रहा है। किसको लेकर आ रहा है? अपने पेरेंट को लेकर आ रहा है। ऐसा ही है। देखो भाई, अगर मैं दिस का कीवर्ड डायरेक्ट बाहर रखूं, जो मैंने अभी रखा था ना ऊपर डायरेक्ट बाहर, तो ये किसको लेकर आ रहा था? ये विंडो ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन था? विंडो ऑब्जेक्ट था। बात समझ में आई या नहीं आई क्लास? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, ये समझ लो, नहीं आएगा समझ में वरना। मैं डायरेक्ट दिस को बाहर रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब विंडो। क्यों? क्योंकि भाई वो जावास्क्रिप्ट पूरी कहां पर है? विंडो के अंदर है। ऐसा ही है।
फिर मैं दिस का कीवर्ड कहाँ यूज करता हूँ? एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करता हूँ। तो मुझे दिस का कीवर्ड क्या लेकर आ रहा है? ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है। ऐसा ही है, मतलब अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है। अब देखो भाई जरा, अब जैसे ही क्लास मैं यहां पे सेम कॉपी करूं, पेस्ट करूं, इसको मैं कर देता हूं student2। ये नॉर्मल फंक्शन है ना क्लास हमारे पास, मैं इस नॉर्मल फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देता हूं? एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। किसमें कन्वर्ट कर देता हूं? सही है भाई। अब देखो जरा, अरे भाई इसको कॉल करवा लो। अब क्या मिला? विंडो। कोई फर्क है इन दोनों के अंदर? इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर और इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन का फर्क है बस। मतलब आते हैं भाई टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे आते हैं। दिस का कीवर्ड हमेशा अपना पेरेंट लेकर आता है। कौन लेकर आता है? हमेशा अपना पेरेंट। अगर आप दिस के कीवर्ड को कहीं फंक्शन वगैरह में ना बनाओ तो भाई हमेशा पेरेंट कौन होगा? ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप दिस के कीवर्ड को नॉर्मल फंक्शन में बनाओ ना क्लास, किसमें बनाओ? नॉर्मल फंक्शन में, तो उस नॉर्मल फंक्शन का जो पेरेंट होगा ना भाई, वो उसे लेकर आएगा। मतलब देखो, इस नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका कीवर्ड लगाया, तो ये नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो जिसका कीवर्ड है वो किसको लेकर आ रहा है? अपने पेरेंट को लेकर आ रहा है, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा है। लेकिन जब मैंने एरो फंक्शन के अंदर क्या बनाया? दिस का कीवर्ड बनाया, तो भाई ये हमेशा क्या लेकर आएगा? विंडो लेकर आएगा। इसका कोई पेरेंट से ताल्लुक नहीं है। मतलब एरो फंक्शन के अंदर जो जिसका कीवर्ड काम करता है वो क्या करता है भाई? वो हमेशा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को गेट करता है। जिसका कीवर्ड एरो फंक्शन में हमेशा किसको गेट करता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट को गेट करता है। और जिसका कीवर्ड नॉर्मल फंक्शन में किसको गेट करता है? फंक्शन के पेरेंट को। किसके पेरेंट को? फंक्शन के पेरेंट को। हमारे सिनेरियो के अंदर फंक्शन का पेरेंट कौन है अभी? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएगा। देख लो भाई। और हमारे इस सिनेरियो के अंदर एरो फंक्शन है, तो यहां तो दिस लगाने का फायदा है ही नहीं। यहां दिस हमेशा किसको लेकर आएगा? विंडो को लेकर आएगा। अब बताओ क्लास समझ में आया या नहीं आया भाई? बताओ कैसे करवाएंगे? गेट करने के दो तरीके ना हमारे पास। एक क्या है? एक तो दिस वाला है, या दिस फॉलो नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, रिटर्न std2 डॉट फर्स्ट नेम और std2 प्लस सॉरी लास्ट नेम। इस तरह करवाएंगे बॉस जी। सर मेथड कहलाएगा। ये सवाल था? अच्छा अरे सर कोई इशू नहीं। हाँ भाई क्लास, कोई सवाल? भाई समझ में आया? तो भाई नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में पहला फर्क होता है सिंटैक्स का, और दूसरा फर्क किसका होता है? जिसके कीवर्ड का। रिटर्न करवाना लाजमी है सर, मेथड रिटर्न लाजमी करेगा। मेथड हमने जब पढ़े थे, जब भी मैंने बताया था कि मेथड का पर्पस ही क्या होगा, हमेशा आपको रिटर्न करेगा ये। नहीं, एरो फंक्शन में तो नहीं है ना, सिंगल स्टेटमेंट है ना। क्यों? ऊपर क्या आ रहा है? अब सिंगल स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, दो स्टेटमेंट है। कंसोल में स्टेटमेंट है ना बॉस, या नहीं? हाँ, अगर आपको कंसोल नहीं चाहिए आप हटा दो रिटर्न, और ये ब्रैकेट भी हटा दो भाई, कोई टेंशन नहीं है। कर रहा है रिटर्न ये। अब सही है भाई, अब ये रिटर्न भी कर रहा है इसको। मतलब आपकी आसानी के लिए बस ये, और कुछ नहीं करेगा ये। भाई नॉर्मल फंक्शन क्लास हमेशा क्या करेगा? दिस कीवर्ड किसको लेकर आएगा? अपने, या चलो भाई फंक्शन के पेरेंट को, फंक्शन के पेरेंट को। और एरो फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट। हाँ भाई क्लियर है क्लास?
पक्की बात है सर, सबको क्लियर है भाई? किसी कोई सवाल यहाँ तक? फिर आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? क्या डिस्कस करा हमने? जिसका कीवर्ड डिस्कस करा, एरो फंक्शन डिस्कस करा। आ जाओ भाई नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं भाई ES6 जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल। भाई वार्ड लेट कॉन्स डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया, चलो आओ दूसरा टॉपिक। क्लास यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, हमने वार लेट कॉन्स मतलब वेरिएबल्स पढ़ लिए, डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ ली, टेम्पलेट एड्रेस पढ़ लिए, जिसका कीवर्ड पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? एरो फंक्शन पढ़ लिए। भाई कोई बच्चा लिख ले अपने पास एक पेज पे। वेरिएबल्स पढ़ लिए, एरे डिस्ट्रक्चरिंग मतलब डिस्ट्रक्चरिंग लिख दो बस, डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ ली, एरो फंक्शन पढ़ लिए, 3 चीज हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? टेम्पलेट एड्रेस पढ़े, मतलब एडवांस का ही कॉन्सेप्ट है ये। और इसके अलावा कुछ पढ़ा हम लोगों ने? क्या चीज? दिस का कीवर्ड पढ़ा, वो नहीं पढ़ा अभी भाई, पढ़ा दिया? एसिंग अवेट पढ़ा दिया मैंने। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस टॉपिक नहीं है भाई, वो मतलब एक बस कॉन्सेप्ट है वो तो समझा दिया ना। वो ये 5 ये 6 का नहीं है भाई, वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। मैं ये 6 की बात में खुद परेशान मिले, मैंने एसिंग अवेट कब पढ़ाया, प्रोमिसेस कब पढ़ाया मैंने? प्रोमिसेस पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आप लोग की। अच्छा भाई क्लास आ जाए भाई वापसी। नया टॉपिक, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। क्लास आ जाओ भाई। स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर, आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो आज इसको थोड़ा सा और एडवांस लेके जाएंगे। स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, उसके बाद डीप कॉपी और शैलो कॉपी। सही है भाई? डीप कॉपी और शैलो कॉपी भाई अगर आपको समझ में आ गई ना क्लास, आए 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 क्या बात, चीते, बिल्कुल चीते भाई, वाकई में चीते। अगर ये समझ में आ गया आपको। पिछली क्लास के अंदर भाई मैंने करवाया था, बच्चे भूल गए, फिर मैंने कसम खा ली कि भाई मैं कसम खा रहा हूँ मैं नहीं करवाऊंगा। और मुझे वो हुआ कि यार काश ना खाता करवा देता, लेकिन फिर मैंने उसको दिया भाई असाइनमेंट करो आप लोग। मुझे रेस्ट ऑपरेटर से याद आ गया भाई सारी टॉपिक। शैलो कॉपी और डीप कॉपी भी समझते हैं भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग आज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताइए ना मैंने आपको। प्रिमिटिव 5 होती है ना हमारे पास, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। नॉन प्रिमिटिव एरे, ऑब्जेक्ट। सही है भाई? देखा है ना आप लोगों ने ये। आज डिस्कस करेंगे भाई क्यों इसे प्रिमिटिव कहते हैं, क्यों उसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। आज आपका दिमाग चलेगा भाई फुल। तीसरे में दुम, चौथे में गुम। सबसे पहला टॉपिक कौन सा भाई? स्प्रेड ऑपरेटर। भाई स्प्रेड ऑपरेटर का एक और नाम भी है, पता है क्या? 3 डॉट। क्या है भाई? 3 डॉट्स। क्योंकि भाई बेसिकली ये इसका जो सिंटेक्स है ना क्लास, वो है क्या? 3 डॉट्स का सिंटेक्स, ये बस इतना सा सिंटेक्स है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट ये भाई, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 1 नेम इक्वल्स टू जाफर। सही है भाई? फिर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2। सही है क्लास? जिसके लिए मेरे पास क्या है? एज। क्लास क्लियर है यहां तक? कंसोल करवाया मैंने किसे? ऑब्जेक्ट 2 को। एज आ गई मेरे पास। मैं चाहता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज है ना मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हो जाए। क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हो जाए। किस तरह करेंगे? आप बोलोगे सर एक काम करें, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 लिख दें। अब ये बोलोगे मुझे भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है? ऐसा ही ना भाई? मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है
उस ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या हो जाए भाई, कॉपी हो जाए। समझ में आ रहा है क्लास? तो भाई एक ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालना दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर किसकी मदद से निकालेंगे हम लोग, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से निकालेंगे। तो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, एक ऑब्जेक्ट या एक एरे, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एरे, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालनी हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ये काम बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। मैंने सिंपल क्या करा भाई, अपना ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ऐसा ही है, और सिंपल मैंने क्या करा क्लास, देखो भाई एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट 3, क्या करा मैंने, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट 3, और इस ऑब्जेक्ट 3 के अंदर मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगा के 3 डॉट्स ऑब्जेक्ट 1 और 3 डॉट्स ऑब्जेक्ट 2। बात समझ में आई? तो इससे क्या हुआ, हमारे पास ऑब्जेक्ट 3 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 की तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट 2 की भी तमाम प्रॉपर्टीज क्या हो गई, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो गई। सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट 3 को क्या करा, यहाँ पे कंसोल करवाया, तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टी आ गई और ऑब्जेक्ट 2 की भी प्रॉपर्टी आ गई। स्पेसिफिक के लिए तो फिर एक डॉट करके निकाल लोगे ना आप, अगर एक स्पेसिफिक कोई निकालने जैसे इसके अंदर भाई मुझे नेम चाहिए, तो नेम के लिए तो ये कर देंगे ना, ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, ये तो वही वाला तरीका है ना जो हम हमेशा करते हुए आए, कॉपीज निकालने के लिए बहुत यूज होता है भाई ये। मतलब ये अब टॉपिक स्टार्ट हुआ हमारे पास, एरो फंक्शन से आज की क्लास में हमारे टॉपिक स्टार्ट हुए, अब हर एक टॉपिक हमारे पास यूज होता है। एडवांस जावास्क्रिप्ट के भाई जितने टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो फालतू हो। मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट का हर एक टॉपिक हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं। सही है भाई? क्लास ये समझ में आई या नहीं आई, या नहीं आई? क्लियर है? देखो भाई एरे के अंदर करके देखते हैं। मेरे पास एक एरे 1 है, 1 से लेके 5 तक, सही है भाई? फिर मेरे पास क्या है, एरे 2, कर देते सर अभी सही, क्या करा हमने भाई, काउंट कर दिया। क्लियर है क्लास? अब मैं ये चाहता हूं कि भाई एरे 2 के अंदर सिर्फ मेरे पास ये 6 से लेके 10 तक ना हो, बल्कि एरे 1 की जो वैल्यूज है ना वो इस एरे के अंदर ही क्या हो जाए, कॉपी पेस्ट हो जाए। सही है भाई? तो इसका तरीकेकार क्या होगा क्लास के, सिंपल मैं एक किसी भी इंडेक्स पे जाऊं और अपना एरे लिखूं, मतलब अपने एरे का नाम लिख दूं, तो पहला काम इससे क्या होगा भाई कि पूरा एरे उठ के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इस इंडेक्स पे 2D एरे बन जाएगा। मैं चाहता हूँ मुझे पूरा एरे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी सारी, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा भाई कि एरे के जितनी भी वैल्यूज होंगी ना क्लास, वो एक एक करके आएगी और इस एरे के अंदर क्या होती रहेंगी, यहाँ पे सेव होती रहेंगी। लास्ट में होगी सर, हमने कहाँ रखा है इसको, हमने लास्ट में रखा है, तो ये हमारे पास कहाँ पे होगा, हमेशा लास्ट में होगा। अगर मुझे इसे स्टार्टिंग में चाहिए तो आप सिंपली 3 डॉट एरे उठाओ और कहाँ रख दो, स्टार्टिंग में रख दो। तो अब हमारे पास एरे 2 क्रिएट तो होगा, लेकिन पहले एरे 1 की सारी वैल्यूज कॉपी और पेस्ट होंगी, उसके बाद एरे 2 की अपनी वैल्यूज प्रिंट होंगी। क्लास क्लियर है? तो भाई रेस्ट ऑपरेटर, सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं भाई, एरे और ऑब्जेक्ट की कॉपीज निकालते हैं। सिर्फ 2 और 3 पर स्पेसिफिक हो गई ना बॉस। स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से पूरा एरे कॉपी होगा और पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। 2 3 चाहिए तो फिर इंडेक्स नंबर से निकालो उसको। इसमें ये नहीं है कि आप रेंज डिफाइन कर दो, ये नहीं है पॉसिबल। 3 डॉट लगाए इसका मतलब पूरी वैल्यूज कॉपी होंगी, मतलब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल ए का भी वर्ड लगा लो भाई इसके अंदर। क्लास क्लियर हुआ? क्या चीज? नहीं नहीं, मर्जी आपकी,
आपको जहाँ कॉपी निकालनी निकालो, फिर तो जावास्क्रिप्ट में अपने इंटरप्रेटर करेगा ना ये। आप अगर स्टार्टिंग में करोगे तो मेरे कॉपी पेस्ट होगा, फिर 6 7 8 9 10 होगा। अब इसको यहाँ से हटा के 7 के बाद रख दें तो अब क्या होगा, 6 7, उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर 8 9 10। मतलब जहाँ रखोगे वहाँ कॉपी करेगा ये एरे के सिनेरियो के अंदर। और ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये होता है, वो तो शफल हो जाती है प्रॉपर्टी के हिसाब से। हाँ भाई क्लास क्लियर है या नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है? सिर्फ आपको लग रहा होगा ये बड़ा आसान, सही है भाई, आपको लग रहा होगा यार क्या है, बस सही तो ये कॉपी निकाल रहा। भाई ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको क्या कर रही है, सॉल्व कर रही है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको क्या कर रहा है क्लास, ये 3 डॉट सॉल्व कर रहा है। उस प्रॉब्लम को समझते हैं अभी आप। वो भी प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, कर लेंगे। उससे बड़ी प्रॉब्लम एक क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं है क्लियर? अगर मैं सर कौन सा मेथड है ये 6 का, ये 5 का है, ये 6 का है, तो क्या ये 5 में नहीं होता हमारे पास कॉपी करने का तरीका? ये 5 में भी हमारे पास था। ये 5 में हम लोग दो एरेस को मतलब आपस में जोड़ने के लिए यूज करते थे कॉन्केट का मेथड। मतलब एरे 1 के अंदर आपको एरे 2 कॉन्केट करना है, तो एरे 1 डॉट कॉन्केट और एरे 2 पास कर दो, तो दोनों एरेस आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्केट हो जाएंगे। सही है भाई। ऑब्जेक्ट के लिए कुछ होता था हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके, सही है क्लास। स्प्रेड ऑपरेटर की वजह से क्या हुआ भाई, स्प्रेड ऑपरेटर ने एरे और ऑब्जेक्ट दोनों को भाई सेम कर दिया। सेम तरीका से क्या कर सकते हो भाई, कॉपी और मतलब कॉपीज निकाल सकते हो आप लोग। क्लास सही है। अब आओ भाई एक प्रॉब्लम के ऊपर, इसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। आपको लग रहा होगा कि भाई पहले मुझे बताओ ये समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना समझ में? अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है क्लास, कॉपी निकालता है। क्या निकालता है, कॉपी निकालता है। क्लास एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 1, सही है भाई, एक ही वैल्यू क्या है 10। इंटरव्यूज के अंदर सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, और इसी सिनेरियो के साथ पूछा जाएगा हमेशा, याद रखना। ये एक ही वैल्यू क्या रखते हैं ये लोग, 10। ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट और एक ही वैल्यू 10। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 2, मैंने ऑब्जेक्ट 2 को किसके इक्वल कर दिया क्लास, ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल कर दिया। समझ में आया? मतलब सिंपल करा ना भाई। मैं ये चाहता था कि ऑब्जेक्ट 1 की जो प्रॉपर्टीज है ना भाई, वो मेरे पास सारी के सारी सेम टू सेम ऑब्जेक्ट 2 में चली जाए। तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट 2 को किसके इक्वल असाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट 1 के। ऑब्जेक्ट 1 हमारा अलग हो गया और ऑब्जेक्ट 2 हमारा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। सही है भाई। 1 और 2 आ गया हमारे पास। दोनों में हमारे पास क्या है, एक की वैल्यू 10 और एक की वैल्यू 10। अब जरा भाई गौर करें क्लास। मैंने क्या करा भाई, ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी इक्वल्स टू 20। ऑब्जेक्ट 2 में हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू 20। ऑब्जेक्ट 1 को फिर खोलो जरा, भाई ऑब्जेक्ट 1 में b कहां से चला गया, सवाल तो सही है आपका। चलो एक और चीज, चलो छोड़ो, एक और चीज देखो। हमने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर a की वैल्यू 10 दी, a के अंदर भी क्या हमारे पास a की वैल्यू 10 है। ऐसा ही है ना भाई या नहीं है? है सर, बिल्कुल है हमारे पास। अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो मेरे पास a है उसकी वैल्यू क्या कर दूं, मैं 30 कर दूं। क्या कर दूं, 30 कर दूं। तो ये कहां पे चेंज होगी,
ऑब्जेक्ट 2 में चेंज होगी ना भाई, अगर होनी चाहिए, अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 में होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर क्या हुआ सर, ये तो दोनों में चेंज हो रही है, क्या चल रहा है ये? सिस्को के सर्टिफिकेशन में सवाल आया था ये वाला, समझ में आया कुछ या नहीं आया भाई? सर ये तो बड़ा नाजुक मामला है भाई, कि अगर मैं यहां पे, अब देखो जरा, लेट नेम इक्वल्स टू जाफर और लेट यूजर नेम इक्वल्स टू नेम कर दो, बात समझ में आई क्लास? अब मैं कंसोल करवाऊं किसे, नेम को और यूजर नेम को, क्या मिलेगा मुझे, दोनों मुझे क्या मिलेगा भाई, जाफर, ये भाई यहां भी जाफर और नीचे भी। अगर मैं यूजर नेम को क्या करवा दूं, अब जाफर अमान करवाऊं, तो अब मुझे दोनों जगह क्या मिलेगा, दोनों जगह जाफर अमान मिलेगा। सर नेम में जाफर है और यूजर नेम में, तो सर यहां भी तो यही करा है हमने, ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर सेम ऑब्जेक्ट 1 पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई, लेकिन जब मैं अब ऑब्जेक्ट 2 में चेंज कर रहा हूं तो भाई ये कहां चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज कर रहा है, मतलब पैरेलल दोनों आपके पास क्या हो रही है क्लास, वर्किंग हो रही है, ऐसा ही है भाई। क्यों हो रही है जरा समझते हैं। हम लोगों ने बहुत टाइम पहले एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर एक होता है क्या, प्रिमिटिव, और सेकंड क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। पहला क्या होता है, प्रिमिटिव, और सेकंड क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कि मेमोरी के अंदर जब प्रिमिटिव डेटा टाइप सेव होती है तो ये वैल्यू से सेव होती है, मतलब वैल्यू बेस सेव होगी। ये क्या सेव होगी, ये वैल्यू बेस। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन है, इंट तो है नहीं हमारे पास। कौन सी जावास्क्रिप्ट पढ़ा दी भाई मैंने, किसके पास पढ़ो तुम जावास्क्रिप्ट? प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन है भाई बताओ ना, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। जब ये 5 डेटा टाइप मेमोरी के अंदर जाती ना भाई सेव होने, तो इनकी वैल्यू सेव होती है। इनकी मेमोरी में क्या सेव होती है क्लास, वैल्यू सेव होती है। लेकिन जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप बनाते हो जिसमें एरे और ऑब्जेक्ट आता है, जब ये मेमोरी में सेव होते हैं ना भाई, तो इनकी वैल्यू सेव नहीं होती, इनके रेफरेंसेस सेव होते हैं। क्या सेव होते हैं, इनके रेफरेंस सेव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का दूसरा नाम होता है रेफरेंस डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव को और क्या कहते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। एक तो हो गया प्रिमिटिव और सेकंड क्या हो गया हमारे पास, रेफरेंस डेटा टाइप। एरे और ऑब्जेक्ट के मेमोरी के अंदर वैल्यू सेव नहीं होती भाई, क्या सेव होते हैं, रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं। मतलब आपने ऑब्जेक्ट बनाया वार ऑब्जेक्ट 1 या कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 1 या लेट ऑब्जेक्ट 1, कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप हो, सॉरी वेरिएबल का कीवर्ड हो, हमेशा मेमोरी के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट जाएगा ना भाई, तो ये नहीं होगा मेमोरी में जाओ ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट लगाओ 1/10, नहीं। आपने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगाए, मेमोरी के अंदर उसका एक नंबर सेव होगा। कैसे होगा उसका, एक रेफरेंस, एक एड्रेस सेव होगा। भाई आपका रेफरेंस होगा ना एक पाकिस्तान के अंदर, क्या रेफरेंस होगा आपका पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तानी हो, आईडी कार्ड, CNIC नंबर, ऐसा ही है, एक यूनिक CNIC नंबर आपके पास होगा जो आपकी पहचान है। अब आपका CNIC नंबर किसी और को लगा दिया जाए तो वो बंदा भी सेम टू सेम आपकी तरह ही पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, रह सकता है ना भाई। मतलब आपके अकाउंट के अंदर भाई कुछ नहीं है, सही है, और दूसरे के अकाउंट में भाई लाखों करोड़ रुपए रखे हुए, दूसरे का भाई CNIC नंबर आपके CNIC नंबर पे लग जाए तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उन सबका एक्सेस किसके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा।
लाइफ चेंज। मेरे सीने से के ऊपर जरदारी का सीने से नंबर आ जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूं भाई। सही है भाई, मेरा सीने से नंबर गायब हो जाए, जरदारी का सीने से नंबर आ जाए, भाई वो हम बैठे हुए जरदारी वाले बोलेंगे सर क्या हो गया, अच्छा जाया ही नहीं, वो बोल सकते हैं। तो भाई पैसा ही पैसा होगा, मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊंगा ना करे कुछ। क्या चीज यार, देखो पैसा तो पैसा होता है ना, काला पैसा थोड़ी होता है। नोटें वही ऑरेंज होंगी, ब्लू नोटें, ब्लू होती है ना 1000 की नोट। मैं देखो इतना गरीब हूँ, मुझे कलर भी नहीं पता यार। डॉलर क्या होता है भाई, डॉलर फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं, डॉलर क्या होता है? वो डॉलर बच्चों का सिरप? नहीं भाई, धर्म क्या होता है? हमने तो ये देखा है भाई, धर्म वो हिंदू मुस्लिम ये वाले धर्म ने सुना है बस, पता नहीं भाई। खैर, यूरो बाइक वाला यूरो। अच्छा जी, तो भाई क्लास क्या सीन हुआ भाई यहाँ पे हमारे पास कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो मेमोरी के अंदर भाई इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेव नहीं हुई, बल्कि क्या सेव हुआ है भाई, इसका रेफरेंस क्रिएट हुआ है। सही है क्लास, क्या सेव हुआ है? इसका रेफरेंस। तो जब आपने ऑब्जेक्ट 2 को क्या असाइन करा, ऑब्जेक्ट 1, तो उसकी वैल्यू असाइन नहीं करी आपने क्या असाइन करा? उसको रेफरेंस असाइन करा है। अब जो चीज आप ऑब्जेक्ट 2 में चेंज करोगे वो आपके पास सेम डिट्टो कहाँ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट 1 के अंदर। और जो चीज आप ऑब्जेक्ट 1 में चेंज करोगे वो कहाँ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। भाई वो मूवी देखी आप लोगों ने, वो हम शक्ल, वो कौन सी थी सलमान खान की? जुड़वा मूवी देखी है? वो यहाँ से मुक्का मार रहा होता है, मुक्का वहां से भी लग रहा होता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे सीन है, वो बता नहीं सकता। तो पुरानी वाली, नई वाली नहीं भाई, नई वाली थोड़ी सी एडवांस में आ जाती है ना। तो भाई वो समझ गया सारे। तो भाई अब जो काम आप ऑब्जेक्ट 2 में करोगे वो डिफॉल्ट कहाँ पे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट 1 में। अब देखो भाई, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर एक और प्रॉपर्टी दी मैंने, कहाँ प्रॉपर्टी? ऑब्जेक्ट, लेकिन भाई सेफ काम हुई वो दोनों के अंदर। सही है क्लास? ये समझ में आई या नहीं आई? तो बेसिकली भाई जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और वो ऑब्जेक्ट किसी और को असाइन कर देते हो, डायरेक्ट असाइन कर दो, तो भाई उसका रेफरेंस क्रिएट होगा वहां पे। देखिए इसका रेफरेंस है, लेट सपोज इसका रेफरेंस है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये इसका रेफरेंस है। जब हमने क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट 2 वेरिएबल है, लेकिन हमने इसको वैल्यू कौन सी दी? ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, वैल्यू नहीं है, रेफरेंस। क्या होगा हमारे पास इसका रेफरेंस भी? 1 2 3 4 5। तो मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल्स क्रिएट तो हुए, 2 वैल्यूज क्रिएट हुई है, लेकिन रेफरेंस क्या है दोनों के? सेम है। तो अब एक रेफरेंस चेंज करेंगे, मेमोरी में जाएगा, बोलेगा भाई ये रेफरेंस है, इसको अपडेट कर दो। वो बोलेगा भाई ये तो 2 रेफरेंस रखे हुए, दोनों जगह कर दो। नहीं, क्यों होगा? यार नया ऑब्जेक्ट नहीं बना ना सर। ये वेरिएबल है, ये क्या आपके पास? ये डिक्लेरेशन है। अभी इनिशियलाइज कब होगा? इक्वल के बाद होगा ना बॉस। अब बस समझ में आई? इनिशियलाइज कहां पर होगा? इक्वल के बाद। यहां तक तो उसको पता ही नहीं है ना कि मेरे पास रेफरेंस लड़ा पाएगी या मेरे पास प्रिमिटिव लड़ा पाएगी, यहां तक तो उसको पता ही नहीं है। इक्वल के बाद डिसाइड हुआ कि जाने तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है, तुम मेमोरी में क्या सेव करवाओगे? रेफरेंस सेव करवाओगे। और किसका रेफरेंस सेव करवाओगे आप? ऑब्जेक्ट 1 का, जो कि 1 से लेके 5 तक। अब आपके पास ऑब्जेक्ट 2 का वेरिएबल तो बन गया, मेमोरी के अंदर बनेगा ये भी। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ ये मेमोरी है मेरे पास, इस मेमोरी के अंदर मेरे पास ये सारे वेरिएबल्स होंगे और यहां पर इनकी क्या होंगी? वैल्यूज या फिर रेफरेंस। मतलब रेफरेंस लिख दिया, सही है। अब वेरिएबल क्रिएट हुआ एक ऑब्जेक्ट 1,
अब इसकी वैल्यू नहीं है, इसका क्या होगा, रेफरेंस। ठीक है सर, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ नेम करके, लेकिन अब नेम जो है ना वो है स्ट्रिंग। ये एक और काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक और चीज ऐड कर देते हैं, डेटा टाइप, कि आपको और अच्छे क्लियर हो जाए। तो ये है हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हमारे पास, स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सेव होगी, रेफरेंस और ये वैल्यू। क्लियर है। अब हमने बनाया एक और वेरिएबल, ऑब्जेक्ट 2 करके, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे हमारे पास हमने क्या कॉपी पेस्ट करा है, ऑब्जेक्ट 1 को। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस है ना, ये सेम कॉपी होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब आप यहां पे अपडेट करेंगे, ये किसको अपडेट करवाएगा, इस रेफरेंस को अपडेट करवाएगा, और ये रेफरेंस ऊपर भी रखा हुआ है तो ये ऊपर भी अपडेट होगा। ठीक है सर। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट 3 क्या बनाऊं मैं, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट 2 को असाइन कर दूं, हायरार्की बन जाएगी। एक जगह चेंज करेंगे तीनों जगह चलेगा। ये एक नॉर्मल यूज केस है और एक नॉर्मल भंड है जो हर एक अगला डेवलपर करता है। जिसको नहीं पता होता ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये गलतियां कॉमन है, पूरा पूरा हफ्ता लग जाता है इसके अंदर। मैंने देखा है अपने ऑफिस के अंदर कि पूरा पूरा हफ्ता लग जाता है कि भाई ये अपडेट कर रहा हूँ, ये अपडेट होता है, ये अपडेट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों यार। मैं इसको अपडेट करता हूँ, सब अपडेट हो जाता है। रेफरेंसेस के इशू है। तो रेफरेंसेस समझ में आ गया आपको। ऑब्जेक्ट का आखिरी टॉपिक है बस ये, एरर ऑब्जेक्ट का, मतलब टेक्निकली इसके वजह से मेथड्स है हमारे पास जो और हमें काम आसान करके देंगे। क्लास इसी समझ में आई या नहीं आई भाई? इसे हम लोग कहते हैं शैलो कॉपी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? शैलो कॉपी। मैंने कहा ना भी आपसे कि हम डीप कॉपी और शैलो कॉपी पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शैलो कॉपी कहते हैं। कि आपने एक वेरिएबल के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाली, मतलब कॉपी है ना एक तरीके से, आपने पूरा ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया, लेकिन ये कौन सी कॉपी बनी आपके पास? ये शैलो कॉपी बनी। कौन सी कॉपी बनी? शैलो कॉपी का मतलब क्या होगा? चेंज करते रहोगे वो पूरी हायरार्की चेंज होती रहेगी। मतलब एक शैडो बन जाएगा इसका। मतलब आप ऑब्जेक्ट 2 में चेंज करोगे, चेंज कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट 1 के अंदर। 1 में चेंज करोगे, चेंज कहां पर होगा? 2 के अंदर। इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं क्लास? शैलो कॉपी। अब मुझे भाई इसकी कॉपी निकालनी है। मैं चाहता हूं कि ये काम मेरे पास हो, सही है, लेकिन सही वाला हो। मतलब अगर मैं ए ऑब्जेक्ट 2 को दूं तो ऐसा ना हो कि भाई ए चेंज करने पे 2 चेंज हो रहा हो, सॉरी 1 चेंज करने पे 2 चेंज हो रहा हो, 2 चेंज करने पे 1 हो रहा हो। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं चाहिए। तो अब बताएं कौन सी कॉपी निकालेंगे? 3 डॉट वाली। तो मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट 1 का क्या करा भाई, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया नया, और मैंने इसमें से क्या कर दी क्लास, इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे गेट कर लिया। मतलब उसकी पूरी कॉपी निकाल के मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर पेस्ट कर दिया। अब बताओ भाई ये कौन सी कॉपी बनी होगी? देखो भाई, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर a=10 है, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर दिया, बल्कि मैंने ऑब्जेक्ट की 3 डॉट की मदद से क्या करी, अब कॉपी निकाली है। तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने नई प्रॉपर्टी ऐड भी करी और मैंने उसे अपडेट भी करी, लेकिन ऑब्जेक्ट 1 के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसे हम लोग कहते हैं डीप कॉपी। तो 3 डॉट्स की मदद से भाई हम लोग डीप कॉपी निकालते हैं हमेशा। और विदाउट 3 डॉट्स अगर आप ऑब्जेक्ट आगे पीछे पास कर रहे हो ना भाई, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? शैलो कॉपी कहते हैं। ये डीप पर है ना बॉस, 3 डॉट्स। हाँ भाई, डरने क्लास पहले से आराम है या नहीं है? बिल्कुल भी काफी आराम है। क्लास समझ में आया नहीं आया? अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ भाई, कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, अभी है कॉन्सेप्ट हमारे पास, सुबह तक कॉन्सेप्ट है। जिसको नहीं पता होगा
वो असाइन कर देगा, असाइन कर देगा, घूमता फिरता रहेगा, एक जगह जाके उसको एक प्रॉपर्टी अपडेट करवानी होगी एक जगह से, वो अपडेट कहीं और करवा रहा होगा और अपडेट कहीं और भी हो रही होगी। ये नॉर्मल यूज केस है जो भंड होता है ये। अब जिसको पता है ना डीप कॉपी शैलो कॉपी का, तो वो ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने में बड़ा एहतियात करता है, और जिसको नहीं पता उसने बस आंखें बंद करी, चलो भाई। क्लास क्लियर है? तो भाई स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ाने के साथ ये टॉपिक पढ़ना भी बहुत लाजमी है कि हमें स्प्रेड ऑपरेटर की बेसिकली भाई इंपॉर्टेंस पता चले कि स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास क्लियर हुआ या एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं? क्लियर है? चलें जी, एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं, क्योंकि भाई ये भी सारे सिनेरियोस के अंदर काम नहीं करेगा, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो भाई मैं ही चाहता हूँ कि आप लोग जब जाएं तो भाई आप सारी जो मसले मसाले ना उसको सीख के जाएं। ना बताऊँ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भाई एक यूज़ केस है जो मोस्टली आता है मसला, भाई देख लो इसको भी। वार डैश वार क्यों बन रहा है बार बार? कॉन्स्ट लगाता था, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 1 A equals to 10, const B equals to 30, object 2 dot A equals to object 1 dot A। समझ में आया क्लास या नहीं आया? क्या कर रहा है मैंने? ये शफल नहीं करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसमें मेरे पास वैल्यू क्या है 10 है। एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करा जिसके अंदर B प्रॉपर्टी है, और A प्रॉपर्टी में किसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूं? इसको ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू पे असाइन कर रहा हूं उसको। सही है भाई? अगर मैं यहां पे कंसोल करूं किसे? ऑब्जेक्ट 2 को, हमारे पास A और B आ गया या नहीं आया? क्लियर है? अब अगर मैं मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टी क्या कर दूं? अपडेट कर दूं, तो मुझे आप लोग बताएं कि B में अपडेट होगी वैल्यू या नहीं होगी? कितने कह रहे होगी और कितने कह रहे नहीं होगी? और जो नहीं कह रहे, पहले मुझे बताओ ये समझ में भी आया या नहीं आया? कद्दू समझ में नहीं आया तो फिर फायदा ही नहीं है। सिंपल, एक ऑब्जेक्ट A है, A की वैल्यू 10 है, ऑब्जेक्ट B के अंदर एक प्रॉपर्टी है B 30, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी असाइन करी, और मैंने क्या असाइन करी है? ऑब्जेक्ट 1 की A की वैल्यू। सही है भाई? तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया ना A और B करके, या नहीं बना? अब अगर असाइन करने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट 1 की A प्रॉपर्टी अपडेट कर दूं अगर, तो कोई फर्क पड़ता है? कितने कहने फर्क पड़ेगा? चेंज होगा दोनों जगह, और कितने कहने सर एक ही जगह होगा? क्या हुआ भाई? नहीं हुआ ना, या हुआ? भाई क्यों होगा बताओ ना? भाई वैल्यू करिए, कौन था भाई वैल्यू करिए? तुम थे ना भाई। हमने क्या निकाली? सिर्फ ये वैल्यू निकाली है, हमने रेफरेंस नहीं दिया उसका। रेफरेंस तो ऑब्जेक्ट 1 का है ना, हमने उस रेफरेंस के अंदर जाके अब एक ही क्या करिए? गेट वैल्यू गेट करिए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई मसला नहीं होगा। ये तो एक नॉर्मल यूज केस है हमारे पास, जैसे हमारे पास दूसरे वेरिएबल्स काम करते हैं इसी तरह हमारे पास ये भी काम करेगा। सही है भाई? तो एक होता है कि चले यार अब हर जगह बस यही होता रहेगा रेफरेंस, नहीं भाई। रेफरेंस जब मसला करेगा जब आप पूरा ऑब्जेक्ट कहीं पास कर रहे हो, किसी के इक्वल कर रहे हो, तो मसला करेगा, अदरवाइज मसला नहीं करेगा। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर? अच्छा भाई, अब एक और चीज, यहां तक क्लियर है क्लास?
हटा दो इसको, इसे हटाते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है A10 और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या ऑब्जेक्ट, अब ये असाइन करा है हमने, अब रेफरेंस का मसला आएगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 की ए की वैल्यू अपडेट करूं तो वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी होगी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस है। हल क्या बताया था मैंने? आप 3 डॉट यूज कर लें सर, आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से कॉपी निकालें तो ये मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। सही है भाई? अब देखो भाई एक और चीज, हमने क्या बनाया क्लास, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम क्या है b और उसकी वैल्यू क्या है 100। भाई हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर ही नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी तो कॉपी होगा, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी होगा पेरेंट, तो उसके अंदर जो जो होगा वो सब कॉपी हो जाएगा। ऐसा ही है? आ गया भाई या नहीं आया? अब देखो जरा, मैंने क्या करा, सिंपल ऑब्जेक्ट 1 में गया और मैंने ऑब्जेक्ट 1 को क्या बोला, नेस्टेड ऑब्जेक्ट लेकर आओ, और तुम्हारे पास जानी जो बी की प्रॉपर्टी है ना जरा वो लेकर आओ, और क्या करो, इसको अपडेट करो। तो क्या ये अपडेट होगी या नहीं होगी? रेफरेंस तो आया, लेकिन हमने तो 3 डॉट लगाए थे सर, 3 डॉट का आपने बोला डीप कॉपी है, अब तो अपडेट नहीं होनी चाहिए थी, ये अपडेट होनी चाहिए थी। भाई हमने ऑब्जेक्ट 1 में अपडेट करवाया है इसको 100 को, इसने ऑब्जेक्ट 2 में भी क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। सर मैं नहीं खेल रहा। नहीं, 3 डॉट से जब आप कॉपी निकालते हो ना क्लास, 3 डॉट से जब आप क्या करते हो भाई, आपने 3 डॉट लगाए यहाँ पे, आपने ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाली, इसका मतलब यहाँ पे एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन भाई जो पेरेंट होगा ना, सिर्फ उसका नेस्टेड का ठेका इसने भी नहीं लिया। तो भाई आपने यहाँ जो 3 डॉट लगा के ऑब्जेक्ट 1 करा है ना, तो इसका मतलब कि आपके पास आपके ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कॉपी तो निकल गई, लेकिन जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना भाई, उसकी कॉपी नहीं निकली, उसका क्या आया है, रेफरेंस ही आया है। तो 3 डॉट से हम लोग डीप कॉपी निकालते हैं, लेकिन पेरेंट की बस, नेस्टेड के ऊपर ये भी काम नहीं करता। सही है भाई? 6 डॉट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही है क्लास? और जिस तरह हमारे पास ये डीप कॉपी शैलो कॉपी ऑब्जेक्ट पे काम करती है, सेम टू सेम एरे पे भी काम करती है। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट करवाऊंगा, एरे वाला नहीं बताऊंगा। बात देखिए भाई, सही है क्लास? सर इसका मसले का हल बताएं आप। नहीं भाई, आगे पीछे 3 डॉट लगेंगे। इसके लिए तरीकेकार होता है क्लास कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ यूज करते हैं क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करेंगे। सही है भाई? और स्ट्रिंग बना दिया, मतलब अब वो रेफरेंस से खत्म होकर किस में आ गया, वैल्यू में आ गया। अब तो रेफरेंस होगा ही नहीं मेमोरी में, अब क्या होगा, अब तो वैल्यू होगी। सही है भाई? और स्ट्रिंगिफाई करने के बाद उसको क्या कर दो, पार्स कर दो। मतलब स्ट्रिंग करा, स्ट्रिंग से वैल्यू बनी, वैल्यू सेव हुई, वैल्यू गेट करी, पार्स करा, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब तो सबका नया रेफरेंस बनेगा बॉस। बात समझ में आई? क्या कर रहे हो? आता हूँ। हाँ भाई क्लास कैसा दिया? देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या करा भाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और क्या करा मैंने, ऑब्जेक्ट 1। इससे तो भाई ये होगा कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ना भाई, ये जिस हालत में होगा ना,
वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और मेमोरी में क्या हो जाएगा, देखो भाई सेव हो जाएगा। हो गया सेव। अब जाहिर है भाई मुझे ऑब्जेक्ट टू के अंदर स्ट्रिंग थोड़ी चाहिए, मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को वापसी असल हालत में लेकर आएंगे। तो स्ट्रिंग को असल हालत में लाने के लिए क्लास क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट टू, अच्छा अब डायरेक्ट नहीं होगा भाई, कॉन्स्ट है ये ऑब्जेक्ट टू, और मैं यहाँ क्या कर देता हूँ भाई, इसको इसी लाइन पे, आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हो क्लास, लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, इसको इसी लाइन में पार्स भी करवा देता हूँ। सही है क्लास, बॉड मास पढ़ा है ना पहले आपने, पहले आपके पास ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंगिफाई होगा, देन हमारे पास क्या होगा, ये पार्स होगा, और हमारे ऑब्जेक्ट टू के अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट की एक न्यू फ्रेश कॉपी क्या हो जाएगी भाई, जनरेट होगी और इस ऑब्जेक्ट टू के अंदर पेस्ट हो जाएगी। क्लास क्लियर है। अब जितना नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंगिफाई आखिरी हल है। स्ट्रिंगिफाई क्या है, आखिरी हल। आपने स्ट्रिंगिफाई कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को, सारे रेफरेंसेस खत्म हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो स्ट्रिंग बन जाएगा। पार्स करोगे, हर एक ऑब्जेक्ट का नया रेफरेंस बनेगा। अब देख लो भाई आपके पास क्या आ रही है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर 100 आ रहा है, जबकि हमने अपडेट करवाया था। अब बताओ क्लास समझ में आया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। तो डीप कॉपी बेसिकली हमारे पास क्या होती है भाई, कि हमारे पास न्यू रेफरेंसेस जनरेट हो और ऑब्जेक्ट असाइन हो दूसरे वेरिएबल्स के अंदर। और शैलो कॉपी का मतलब कि हम एक ही रेफरेंसेस को मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या कर रहे हो भाई, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आएंगी चीज़ें, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएंगी। फर्स्ट टाइम मुझे भी समझ में नहीं आई थी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों झूठ बोलूँ भाई मैं। अच्छा भाई हमने तो पढ़ाया नहीं था ये, मुझे तो ये फर्स्ट टाइम डीप कॉपी शैलो कॉपी का मतलब वर्ड जो सुना था ना मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम, तकरीबन मैंने अपने जर्नी स्टार्ट करने की भी 1.5-2 साल के बाद सुना होगा। किसी इंटरव्यू के अंदर मुझसे पूछा जाता था ये शैलो कॉपी डीप कॉपी, लेकिन मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था। तो एक इंटरव्यू के अंदर पूछा कि मैंने बोला यार हर बंदा पूछता है डीप कॉपी शैलो कॉपी होते क्या, पढ़ ही लो इसको। तो मैं गूगल पे गया, मैंने इंटरनेट करा, शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या होता है समझा, पढ़ा, समझ में आ गया भाई। फिर उसके बाद से जो हम भी गलतियां करते थे भाई, हमने क्या करा, उसको सही करा। तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है क्लास, आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे चीज़ों को, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आंखें खोल के। लेकिन वो भी सही है भाई, आंखें खोल के आपको बैठना है क्लास के अंदर और प्रैक्टिस और समझना है। सही है भाई, सिर्फ आंखें बंद करके नींद में, सही है भाई, इस तरह नहीं करना। पता चला आंखें बंद है, बंदा दुबई में घूम रहा है और गर्दन घूम रही है। सही है भाई, क्लास क्लियर है, आगे बढ़े भाई। तो हमने क्या पढ़ा भाई, एरो फंक्शन पढ़ा, हमने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा और डीप कॉपी और शैलो कॉपी पढ़ा। अगर किसी का कोई भाई सवाल हो इसके अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप आओ, प्रैक्टिस करके आओ, पढ़ो ज़रा इसको, देखो, और कोई सवाल हो तो लिख के लाओ, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपके पास एक ही लेवल पे डीप कॉपी है तो आप क्या करोगे भाई, स्प्रेड ऑपरेटर। और अगर आपके पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे भाई, फिर स्ट्रिंगिफाई करके उसको पार्स करोगे, तो आपके पास ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। भाइयों क्लियर है, आगे बढ़े, चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ 12 बजे तक क्लास है बस। अच्छा भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, रेस्ट ऑपरेटर। क्या है क्लास, रेस्ट ऑपरेटर। भाई बड़ा आसान सा टॉपिक है। स्प्रेड समझ में आया आपको, क्या करता है स्प्रेड, कॉपी करता है, कॉन्स्ट क्या है हमारे पास, फंक्शन, क्लास एक फंक्शन है। मैं बहुत आसान तरीके से भाई आपको समझाऊंगा ये, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा ये। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, मल्टीपल। मतलब यूज केस है भाई, हमारे पास एक यूज केस है कि एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, लेकिन अभी करंटली है ना स्टार्टिंग के बस 2 यूज हो रहे हैं। मतलब मैं एक ऐसी लॉजिक लिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार फ्यूचर में इस फंक्शन के अंदर ना 10, 15, 20 आर्ग्यूमेंट मुझे इजीली मिलेंगे, और ये आम से नॉर्मल सी बात है। अब ये रिएक्ट पढ़ेंगे ना हम लोग,
तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो भाई इसलिए ज़रा सा तवज्जो से इसको समझ लो। फंक्शन के अंदर क्या हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। अब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को रिसीव भी किससे करेंगे क्लास हम लोग? मल्टीपल पैरामीटर से। लेकिन भाई सीन ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 2 यूज़ करने अभी, और बकाया मुझे यूज़ नहीं करने। बात समझ भाई? लेकिन मैं पास सारे ही करूँगा। तो मैंने क्या करा भाई, सिंपल है सर, num1 उठा लें और num2 उठा लें। सही है भाई, num1 और num2 उठा लें बस। बाकी सारे क्या होंगे? ज़ाया, वेस्ट, ऐसा ही है बिल्कुल। देखो भाई, num1 उठाया, num2 उठाया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया भाई? 1 और 2 आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलो यार, जितने बकाया है ना हमारे पास, 2 तो हो गए, बाकी जितने हमारे बाकी हैं, जितने रेस्ट आर्ग्यूमेंट बाकी हैं, अब आपको रेस्ट ऑपरेटर के बारे में समझ में आ जाएगा। भाई 1-2 हो गए यूज़, बाकी सारे कहाँ पर है? रेस्ट के ऊपर है ना भाई। तो जो रेस्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, वो एक ही वेरिएबल में क्या हो जाए? सेव हो जाए, एक एरे की सूरत के अंदर। तो मैंने क्या करा भाई, num1 num2 और मैंने क्या लिखा? रेस्ट। वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम है भाई ये, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने रेस्ट लिखा है, आप एरे लिख दो। मैंने रेस्ट एरे लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं वापसी क्या लिखता हूँ भाई? यहाँ पे मैं यहाँ रेस्ट लिखता हूँ, मतलब num1 num2 और थर्ड आर्गुमेंट मैंने क्या लिखा? रेस्ट। अब देखो, num1 और num2 में 1 2 मिला, रेस्ट में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट आर्गुमेंट फर्स्ट पैरामीटर। क्या मिला? मैं चाहता हूँ 3 ना मिले, बल्कि 3 और उसके आगे जितने आर्ग्यूमेंट्स है ना, सब मिल जाए मुझे। क्या लगा दिया मैंने? 3 डॉट्स लगा दिए। क्या लगा दिया मैंने? इसका मतलब कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं ना भाई, 3 से लेके लास्ट तक, वो सारे के सारे क्या हो जाए? इस वेरिएबल के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए। अब देखो, रेस्ट में क्या मिलता है मुझे? एरे मिला। उस एरे के अंदर मुझे क्या मिला? 3 के बाद लास्ट वैल्यू तक जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एक ही एरे के अंदर मेरे पास क्या हो गए भाई? सेव हो गए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। सर ये तो एरे का बिहेवियर है ना, एरे आ रहा है तो एरे की लेंथ आ रही है ना। क्या कर रहे हो यार, 7 महीने हो गए जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए भाई। ये तो आपके पास एरे का आ रहा है ना भाई, काउंटिंग आ रही है, एरे की लेंथ आ रही है। क्लास क्लियर है? ये नहीं हुआ क्लियर? रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है भाई? रेस्ट ऑपरेटर हमारे पास, अगर आप ये चाहते हो कि मल्टीपल, इसका यूज केस भी यही है कि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो या मल्टीपल वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो, आप चाहते हो कि यार एक ही वेरिएबल के अंदर वो सारी वैल्यूज क्या हो? स्टोर हो जाए। तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे भाई यहाँ पे क्लास? रेस्ट ऑपरेटर यूज कर लेंगे। एक होता है आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी पेस्ट करना, एक एरे के अंदर से दूसरे एरे के अंदर क्या करना भाई? कॉपी पेस्ट करना। रेस्ट पैरामीटर का मतलब क्या हमारे पास? रेस्ट ऑपरेटर का मतलब क्या हमारे पास? कि भाई मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर एज अ एरे स्टोर करना। भाइयों क्लियर हुआ? यह नहीं हुआ? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? पक्की बात है? चले जी। तो भाई हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर देख लिया और हम लोग क्या देख लिया क्लास? रेस्ट ऑपरेटर देख लिया। 2 से लेके नहीं समझा भाई। 2 से लेके 10 तक तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, गलत है ना, तुम्हारी लॉजिक ही गलत है। जब तुम यहाँ पे सारी वैल्यूज करके गेट कर रहे हो, तो तुम डायरेक्ट 2 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते बॉस। डायरेक्ट 2 से स्टार्ट कैसे करोगे? तो जावास्क्रिप्ट में रूल है ना भाई, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट पैरामीटर। अगर तुम यहाँ पे लिख दोगे ना भाई ये 3 डॉट करके, सही है भाई, तो अब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आगे। नहीं ना, नहीं मिलेगा ना बॉस, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो ना, ये देखो एरर भी दे रही है। तुमने क्या करा यहाँ पे? तुमने स्टार्टिंग में रेस्ट कर लिया, तो अब तुम्हारे पास जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे ना भाई 1 से लेकर आखिरी तक, वो सारे इसके अंदर आ गए। अब तुम्हें num2 में कुछ नहीं मिलेगा और ना तुम्हें लास्ट में कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली
मतलब तुमने जैसे ही भाई क्लास आप लोगों ने रेस्ट ऑपरेटर यूज करी ना आर्ग्यूमेंट के अंदर, इसके बाद आपको कोई भी वैल्यू, मतलब अलग वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी अब आपको। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या कर लिया है, रेस्ट पैरामीटर यूज करा है। तो रेस्ट पैरामीटर, अच्छा इसको रेस्ट पैरामीटर भी कहते हैं हम लोग। तो ये रेस्ट पैरामीटर हमेशा हमारे पास कहाँ यूज होता है, लास्ट में यूज होता है। ये बीच में और आखिर में यूज, सॉरी स्टार्टिंग में और बीच में कहीं यूज नहीं होता। सही है क्लास? समझ में आया नहीं आया भाई? क्लियर है यहां तक? भाई प्रैक्टिस। चले भाई क्लास, कल की क्लास के लिए भाई, जो कल की क्लास के हमारे टॉपिक है ना भाई, उस टॉपिक से पहले हमें एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट जो पढ़ना बड़ा लाजमी है, जिसका नाम है हमारे पास क्या, फैच। ये भी भाई हमारे पास आज की क्लास का सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फैच। पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है? हम मतलब हमारी क्लास में अभी तक नहीं हुआ ये। फिर अगली क्लास में इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा भाई क्लास, एपीआई क्या चीज? एपीआई। एपीआई क्या होती है? मैं आपको पहले भी 3-4 दफा वर्बली ऐसे बता चुका हूं। क्या होती है एपीआई? सर्वर से डेटा लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म होती है भाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एपीआई, हम लोग अपनी एपीआई से करते हैं भाई सिंपल क्लास क्रिएट करते हैं। अच्छा भाई अभी हमारे पास तो कोई एपीआई है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो पब्लिकली एपीआई अवेलेबल है उसको फॉलो करेंगे, उसको यूज करेंगे और डेटा गेट करना सीखेंगे भाई। अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई फेक प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास एक एपीआई है क्लास, देखो भाई यूआरएल है, मैं इसे हिट करता हूं तो मुझे क्या मिला क्लास, ये डेटा मिला या नहीं मिला। मैं 1 हटाऊं तो देखो भाई मुझे यहाँ पे क्लास क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है, और उस एरे के अंदर क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट। मतलब मुझे एक कलेक्शन मिल रही है भाई, एक प्रोडक्ट की मुझे क्या मिल रही क्लास, यहाँ पे कलेक्शन मिल रही है। और ये मुझे कहाँ से मिली कलेक्शन, ये मुझे एपीआई कॉलिंग पे मिली कलेक्शन। ऐसा ही है ना भाई? मैंने जब अपनी एपीआई भाई कॉल करी ब्राउजर के ऊपर, तो भाई उस एपीआई ने मुझे क्या रिटर्न करा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, डेटा। किसका डेटा? प्रोडक्ट का डेटा। सही है भाई? अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये एपीआई कॉलिंग अब मैं अपनी वेबसाइट पे कर सकूं, अपनी ऐप पे कर सकूं ना भाई। कल सुबह हम लोग भाई बैकएंड बनाएंगे, मेरे पास भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारी मतलब हम अलग अलग एप्लीकेशन बनाएंगे। तो डेटा अगर गेट करना होगा, डेटा मुझे भेजना होगा, मतलब एपीआई कॉलिंग मैं किस तरह करवाऊंगा अपनी ऐप के ऊपर। हमने आज तक एपीआई कॉलिंग तो सीखी नहीं है, ऐसा ही ना क्लास? अब हमारे पास हमें आज जो सीखना है ना, वो क्या सीखना है, एपीआई कॉलिंग सीखनी है। क्या सीखनी है भाई? तो सिंपल मैंने यहाँ से अपनी एपीआई कॉपी करी, अपने कोड पे किया और यहाँ पेस्ट कर दी। अभी इसको कॉल करना सीखते हैं कि भाई इस एपीआई को हम किस तरह अपनी एप्लीकेशन से कॉल कर सकते हैं और हमें इसकी कॉलिंग के बिहाफ पे क्या मिले, डेटा मिले। सही है भाई? तो पहला सवाल मेरा ये, एपीआई कॉलिंग का जो भाई कोई भी तरीका होगा, ये सिंक्रोनस बिहेवियर होगा या एसिंक्रोनस बिहेवियर होगा? मैं फिर सवाल कर लेता हूँ भाई अब सबसे, एपीआई कॉलिंग का जो बिहेवियर होगा वो सिंक्रोनस होगा या एसिंक्रोनस होगा? एसिंक्रोनस होगा। क्यों भाई? हमें थोड़ी पता है कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड में आ जाए, हो सकता है भाई बस पलक झपक आ जाए, मिली सेकेंड्स के अंदर आ जाए, हमें आइडिया नहीं है। तो भाई यहाँ पे कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज होगी फिर? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूज होगी। एपीआई कॉलिंग के लिए क्लास हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम क्या हमारे पास, फेच। क्या हमारे पास? फेच। फेच करता क्या है? फैच की डेफिनेशन पढ़ो भाई। अरे छोड़ो, फैच की डेफिनेशन खुद बता देता हूँ। फैच करता है क्या भाई? फैच सिंपल हमारे पास जावास्क्रिप्ट का भाई एक मेथड है,
सही क्लास, बाद में डिस्कस करेंगे भाई किसका मेथड है ये। फैच हमारे पास जावास्क्रिप्ट का क्या भाई एक मेथड है, ये आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। और कौन से फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है भाई? एपीआई कॉलिंग की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल, आपने फैच लिखा और फैच के अंदर आपने क्या कॉपी पेस्ट कर दिया? अपनी एपीआई यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दी। सही है भाई, ये है हमारे पास गेट की एपीआई। कौन सी एपीआई हमारे पास? ये गेट। क्यों? क्योंकि हमें डेटा ला के दे रही है। सही है भाई, हमने एचटीएमएल पढ़ी थी, एचटीएमएल के अंदर फॉर्म का मेथड पढ़ा था हमने, गेट और पोस्ट। मैंने आपको समझाया था ना उस टाइम पे, गेट का मतलब होता है डेटा लेकर आना, पोस्ट का मतलब होता है डेटा लेकर जाना। तो ये डेटा हमें लेकर आ रही है हमारे लिए, तो कौन सी एपीआई होगी? ये गेट की एपीआई होगी। तो सिंपल मैंने क्या करा क्लास, सबसे पहले फैच के अंदर अपनी एपीआई यहाँ पे कॉल करवा दी। भाई फैच बाय डिफॉल्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस मेथड है। फैच बाय डिफॉल्ट क्या हमारे पास? एसिंक्रोनस मेथड है। मतलब हमें इसको मतलब इसको हमें भाई एसिंक्रोनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्री डिफाइन खुद से क्या है? एसिंक्रोनस है। सही है क्लास? यहाँ तक कोई सवाल कोई मसला? अब इसे हैंडल करना है हमें। क्या करना है इसे हमें? हैंडल। तो भाई इसको हैंडल करने की क्लास हम लोग क्या लगाते हैं? डॉट देन लगाते हैं और क्या लगाते हैं? डॉट कैश। भाई बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या लगाया? फैच, और फैच में क्या पास करा आपने? अपनी एपीआई पास करी। फिर फैच को हैंडल करने के हमारे पास दो तरीके, मतलब दो मेथड्स है हमारे पास, एक देन और दूसरा क्या हमारे पास? डॉट देन और डॉट कैश। जब आपके पास सक्सेसफुली चलेगी आपकी एपीआई, जब आपकी एपीआई क्या होगी क्लास? सक्सेस होगी, तो क्या चलेगा आपके पास? देन चलेगा। जब आपके पास एपीआई से कोई एरर आएगा तो क्या चलेगा भाई? कैश चलेगा। कितने लोगों को क्लियर है भाई? फैच से एपीआई कॉल होगी, सक्सेसफुली चलेगा तो क्या चलेगा भाई? देन। एरर आएगा तो कैश। भाई ये देन लेता है क्लास एक फंक्शन, मतलब देन एक मेथड है और ये मेथड एक आर्ग्यूमेंट लेता है। क्या लेता है ये अपने पास? एक। और ये आर्ग्यूमेंट क्या लेता है अपने पास? एक फंक्शन लेता है। क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है। बताओ बताओ भाई क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है। नॉर्मल फंक्शन बनाऊं, एरो फंक्शन बनाऊं? सही है भाई, क्लियर है? देन हमसे क्या लेता है क्लास? एक फंक्शन लेता है। सही है भाई? इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ये प्री डिफाइंड चीजें हैं भाई। सही है भाई? मतलब ये देन आपसे क्या करेगा भाई? एक आपके पास सबसे पहले फंक्शन लेगा और देन के फंक्शन के पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट मिलेगा। कैश भी क्या लेगा आपसे? एक फंक्शन लेगा, लेकिन इसके आर्गुमेंट में क्या मिलेगा आपको? एरर मिलेगा। सही है भाई? मतलब देन कब चलेगा? जब सक्सेस होगा। और कैश कब चलेगा? जब एरर मिलेगा। तो देन के फंक्शन के अंदर पैरामीटर में क्या? रिजल्ट। और कैश के फंक्शन के पैरामीटर में क्या? एरे। अच्छा भाई इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैं यहाँ रिजल्ट के बजाय रिस्पॉन्स कर दूं, बात क्या है? एक ही है। एरर के बजाय यहाँ पे भाई मैं कुछ भी लिख दूं, बात क्या है? एक ही है। सिंपल भाई कंसोल करवा दें यहाँ पे किसे भाई? रिजल्ट को। और यहाँ पे कंसोल करवाते हैं भाई किसको? एरर को। भाई समझ में आया? रिपीट कर दूं एक दफा फिर। हमने सिंपल क्या करा भाई? फैच कॉल करा, फैच के अंदर हमने अपनी एपीआई कॉल करी। एपीआई कॉल करने के बाद हमने क्या करा भाई? डॉट देन और डॉट कैश से उसको हैंडल करा। डॉट देन का मतलब क्या भाई? हमारे पास सक्सेस होगा तो देन चलेगा, और अगर हमारे पास क्या आता है? एरर आता है तो क्या चलेगा हमारे पास? कैश चलेगा। सही है भाई? चला के देखते हैं। क्लास गौर करना भाई, कंसोल के ऊपर सारे। रिफ्रेश करा, कुछ टाइम के बाद क्या मिला आपको?
रिस्पॉन्स मिला। देखो भाई रिफ्रेश कर रहा हूँ, फौरन नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ मिली सेकेंड लगते हैं। सही है क्लास? रिस्पॉन्स मिल गया आपको या नहीं मिला? ये रिस्पॉन्स रीडेबल है आपके पास? क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स के अंदर? बॉडी यूज, हेडर, ओके, रिडायरेक्ट। भाई सर यहाँ तो हमें एरर ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे क्या अजीबोगरीब मिल रहा है हमें? नहीं आ रहा ना समझ में? या समझ में आ रही, अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे आपकी? नहीं हो रही सर। यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी होगी। क्या? हमें अपने रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना होगा। मतलब एपीआई कॉल करी, एपीआई आपको रिस्पॉन्स देगा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपने रिस्पॉन्स को क्या करेंगे भाई? कन्वर्ट करेंगे। किसमें? जेसन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो भाई आप लोगों ने क्लास फैच के लिए डॉट देन और डॉट कैश लगाया ना, इस डॉट देन से पहले आप एक और डॉट देन लगाओगे। क्या लगाओगे? एक और डॉट देन लगाओगे, और ये वाला डॉट देन इस फैच का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? इस फैच का ही पार्ट है। क्या होगा भाई इस देन के अंदर? ये देन भी आपसे क्या लेगा क्लास? एक फंक्शन लेगा। क्या लेगा आपसे? एक फंक्शन लेगा, और इस फंक्शन में आपको क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स। भाई लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है तो कम से कम बोल सकते हो ना कि ये लिख दिया सर ने। मुझे पता है आपको नहीं पता भाई क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम पढ़ लो, लेकिन लिख तो दिया मैंने। लिखने के बाद पढ़ लो भाई। रिस्पॉन्स। हमने क्या करा भाई? इस रिस्पॉन्स को यहां से रिटर्न करवाया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। बात समझ भाई? हमने क्या करा? हमने डॉट देन लगाया। इस डॉट देन के अंदर भी हमें क्या मिलेगा? एक फंक्शन। फंक्शन में क्या मिला हमें? रिस्पॉन्स मिला, और हमने यहां से रिटर्न करवाया क्या? अपने रिस्पॉन्स को किसमें? जेसन में कन्वर्ट करके यहां से रिटर्न करवा दिया। फिर हमारे पास चलेगा ये देन और ये कैश। अगर तो सक्सेसफुली हमारा भाई ये रिस्पॉन्स कन्वर्ट हो गया तो हमारा क्या चलेगा? देन चलेगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या चलेगा? कैश चलेगा। सही है भाई? रिफ्रेश करा, क्या हुआ भाई? क्या मिला आपको? एरर ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया अब या नहीं मिला? क्लास समझ में आया या नहीं आया? कितने लोगों के लिए है भाई? तो भाई फैच, सबसे पहले भाई देखो फैच हमारे पास क्या है? एक एसिंक्रोनस मेथड है। क्या हमारे पास? एसिंक्रोनस मेथड है। एसिंक्रोनस को हम लोग हैंडल करने के लिए यूज करते हैं डॉट देन और डॉट कैश। अगर हमारी जो रिक्वेस्ट हो रही है वो सक्सेसफुली चली तो देन चलेगा, वरना क्या चलेगा हमारे पास? कैच। ये वाले जो डॉट देन है ना हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करवाने के लिए यूज हो रहा है बस। इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। भाइयों क्लियर है? आगे बढ़े? बस है आज के लिए। अब अगर हमारे पास किसी वजह से हमारी एपीआई क्रैश होती है ना भाई, तो हमारे पास सिंपल कैश चल जाएगा। तो हम लोग जो एरर हैंडलिंग करेंगे ना, वो हम लोग कहाँ करेंगे? इस कैश के ब्लॉक में करेंगे। और जो रिस्पॉन्स हैंडलिंग करेंगे सक्सेस की, वो कहाँ करेंगे? हम लोग देन के अंदर करेंगे। सब करेंगे अब अगली क्लास में। आज के लिए बहुत हो गया मेरे ख्याल से। ये क्या क्या पढ़ा भाई? एरर फंक्शन, फिर डीप, और उसके बाद ये 5 टॉपिक भाई हमने आज पढ़े। अच्छा भाई अब एक रिक्वेस्ट सुन ले भाई आप लोग, कल की क्लास से पहले पहले भाई आपने इन सब चीज़ों की भाई प्रैक्टिस कर लेनी है। कल की क्लास के टॉपिक देख लो भाई। एरर फंक्शन हो गया, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर हो गया, डीप और शैलो कॉपी हो गई, दिस हो गया, फैच हो गया। कल की क्लास के अंदर भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास मैप, फिल्टर, फॉर ईच,
फाइंड इंडेक्स, रिड्यूस भी होता है, बिल्कुल होता है। रिड्यूस कल की क्लास में नहीं पढ़ेंगे लेकिन। प्रोमिसेस, सर कल भी 5 टॉपिक पढ़ेंगे ना। नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे। अब तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी ना आपके पास। तो भाई ये लिखने का मकसद ये है कि घर जाके इन 5 टॉपिक की प्रैक्टिस करना, फिर इन टॉपिक्स को भी भाई थोड़ा बहुत देख लेना। तो भाई आज के लिए क्लास इतना